जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके क्लास में। कैसे आप सभी? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज की डेट आपका 20 जून 2026। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का क्लास का पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका इस क्लास का। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने हाल ही में GHCI पोर्टल लॉन्च किया है। इसका फुल फॉर्म क्या है? GHCI का फुल फॉर्म क्या है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन पोर्टल ऑफ इंडिया। क्या है GHCI का फुल फॉर्म? ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन पोर्टल ऑफ इंडिया। यदि बात करूं इस पोर्टल की, तो यह पोर्टल देश में उत्पादन होने वाले ग्रीन हाइड्रोजन की मॉनिटरिंग करेगा और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के अनुरूप प्रमाणन सुनिश्चित करेगा। ध्यान रखिए इस चीज़ को। यदि बात करूं नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की, तो ये जनवरी 2023 में मंजूरी दी गई थी इसको, और इसका लक्ष्य था 2030 तक प्रति वर्ष 5 मिलियन मैट्रिक टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करना। ये इससे स्टैटिक लिंक था, इसलिए मैंने इसको ऐड कर दिया था। ध्यान रखिए नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में, ठीक है। इसको कब मंजूरी दी गई थी? जनवरी 2023 में। कब दी गई थी? जनवरी 2023 में। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका लक्ष्य कितना था? 2030 तक प्रति वर्ष 5 मिलियन मैट्रिक टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन करना इसका लक्ष्य है। ध्यान रखिए इस चीज को। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, पूछा जा रहा है केंद्र सरकार ने IT अधिनियम 2000 की धारा 69A के तहत 22 जून 2026 तक किस मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाया है? ये अभी हाल ही में चर्चा में रहा है, तो बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। टेलीग्राम को किया गया है। केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया है टेलीग्राम साइबर अपराधों और पेपर लीक करने वाले का नया डार्क वेब बन चुका है, जिसके कारण इस पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया गया है, ठीक है। क्योंकि जैसे अभी हाल ही में जो है नीट पेपर सब एग्जाम हुआ है लीक, उस वजह से जो है इसके ऊपर लगाया गया प्रतिबंध। अदालत ने गृह मंत्रालय और IT मंत्रालय को इस संबंध में सख्त कदम उठाने के लिए निर्देश जारी किया है। ध्यान रखिए इसको। अब बात करूं यदि आपके IT अधिनियम 2000 की धारा 69A की, तो ये केंद्र सरकार को भारत की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा के हित में किसी भी ऑनलाइन सामग्री को ब्लॉक करने की शक्ति देता है, ठीक है। कौन सा आपका? IT अधिनियम 2000 की धारा 69A, इसी के तहत जो है टेलीग्राम को बैन किया गया है। ध्यान रखिए इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के किस से 4 नए ग्रीनफील्ड शहरों को विकसित करने की मंजूरी दी है? पूछा जा रहा है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने किस नाम से 4 नए ग्रीनफील्ड शहरों की विकसित करने की मंजूरी दी है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में बी, नमो सिटीज, ठीक है। ध्यान रखिएगा क्या है नमो सिटीज। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में NCRPB ने दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में एक ग्रीनफील्ड शहर विकसित करने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिन्हें क्या कहा जाएगा? नमो सिटीज कहा जाएगा। ये शहर जो है पूरे तरह से इको फ्रेंडली के रूप में डिजाइन किया जाएगा। ध्यान रखिए इस चीज को। नए शहर का नाम भारत की सीमा हाई स्पीड क्षेत्र रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन नमो भारत की तर्ज पर रखा गया है, जो NCR की कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगी। ध्यान रखिए इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। पूछा जा रहा है PM नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ मिलकर किस देश में भारत इनोवेट्स 2026 एक्सपो का उद्घाटन किया है? तो किस दूसरे कंट्री के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर किया है? बताइए किस दूसरे देश के राष्ट्रपति के साथ, सॉरी। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस के साथ, ठीक है। फ्रांस के प्रेसिडेंट के साथ हाल ही में जो है नरेंद्र मोदी जी ने भारत इनोवेटिव 2026 एक्सपो का उद्घाटन किया है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, अकॉर्डिंग टू दी ग्लोबल सेटअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2026 व्हाट इज द रैंक ऑफ बेंगलुरु ग्लोबली? पूछा जा रहा है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम 2026 के अनुसार वैश्विक स्तर पर बेंगलुरु का कौन सा स्थान है? तो इसका स्थान है आपका ऑप्शन नंबर सी, 15वां, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्टार्टअप जीनो द्वारा जारी वैश्विक सूची में कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु को दुनिया का शीर्ष 40 स्टार्टअप इकोसिस्टम में 15वां स्थान प्राप्त हुआ है, जो पिछले साल 2 पायदान ऊपर था, ठीक है। 2 पायदान ऊपर था, अभी उस 2 पायदान नीचे हो गया। ध्यान रखिए इस चीज़ को। भारत की ओर से दिल्ली और मुंबई इस सूची में शीर्ष 40 में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। बात करें यदि बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है और देश के सबसे बड़े IT और स्टार्टअप हब के रूप में जाना जाता है। किसको? आपका बेंगलुरु को। और इसको क्या कहा जाता है? सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। और ये IT और स्टार्टअप हब का सबसे बड़ा रूप माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, पूछा जा रहा है भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने किस योजना के तहत समर्थित ऋणों पर बैंकों के लिए पूंजी मानदंडों में ढील दी है? द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज रिलैक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स फॉर बैंक ऑन लोन बैक्ड बाय विच स्कीम्स? किस स्कीम के तहत जो है बैंकों के लिए पूंजी मानदंडों की ढील दी गई है RBI के द्वारा?
तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ECLGS 5.0 के तहत। ठीक है, किसके तहत? आरबीआई ने बैंकों के लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम ECLGS 5.0 के तहत दिए जाने वाले ऋणों की पूंजी आवश्यकताओं को आसान कर दिया है, ताकि MSME सेक्टर को आसानी से लोन मिल सके। बात करें यदि इसकी, इस कदम में बाजार में नकदी बढ़ेगी और छोटे व्यवसाय को मजबूती मिलेगी। ध्यान रखिए इस चीज़ को। बात करें यदि आरबीआई की, तो ये वर्तमान और 25वें गवर्नर शांतिकांत दास हैं। इसका केंद्र मुख्यालय मुंबई में स्थित है और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई है। किसकी? आपकी आरबीआई की। ठीक है, ध्यान रखिए कब इसका स्थापना हुआ है, 2-3 पॉइंट इसमें है। इसके 25वें गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास है और इसका केंद्र मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुंबई में इसका मुख्यालय है। बात करें इसकी स्थापना की, आरबीआई की स्थापना की, तो इसकी स्थापना हुई है 1 अप्रैल 1935 को। ध्यान रखिए इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने केरल के लिए निपाह और एवियन इन्फ्लुएंजा को उच्च खतरे वाले रोगजनक के रूप में चिन्हित किया है? पूछा जा रहा है विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ फ्लैग्ड निपाह एंड एवियन इन्फ्लुएंजा एज हाई थ्रेट पैथोजेंस ऑफ फॉर केरला। सॉरी, एक बार फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ दूँ। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने केरल के लिए निपाह और एवियन इन्फ्लुएंजा को उच्च खतरे, ठीक है, उच्च खतरे वाले रोगजनक के रूप में चिन्हित किया है? कहाँ के? आपका केरला का। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, WHO। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी हालिया रिपोर्ट में केरल के निपाह और एवियन इन्फ्लुएंजा जैसी जानलेवा स्वास्थ्य चुनौतियों के प्रति संवेदनशील बताते हुए इसे हाई थ्रेट पैथोजन श्रेणी में रखा है। ध्यान रखिए, इस रिपोर्ट के बाद राज्य सरकार ने निगरानी और जीनोम आक्रमण को तेज कर दिया है। बात करूं WHO की, इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना हुई 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई है। इसलिए हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, बताओ विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि WHO की स्थापना हुई है आपकी 7 अप्रैल को, 7 अप्रैल 1948 को। इसलिए इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, जहाँ जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। पूछा जा रहा है बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास पिच ब्लैक 2026 का आयोजन किस देश द्वारा किया जा रहा है? पूछा जा रहा है पिच ब्लैक 2026 अभ्यास का आयोजन किस देश के द्वारा किया जा रहा है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में बी, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया जा रहा है। भारतीय वायुसेना IAF ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने वाले बड़े पैमाने के बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास पिच ब्लैक 2026 में भाग लेने के लिए सुखाई 30 MKI फाइटर जेट्स के साथ रवाना होगी। बात करें यदि इस अभ्यास में दुनिया भर के लगभग 20 देशों की वायुसेना हिस्सा ले रही है। पिच ब्लैक रॉयल ऑस्ट्रेलिया वायुसेना द्वारा आयोजित एक 2 वर्षीय यानी हर 2 साल में एक बार होने वाला युद्ध अभ्यास है, जिसकी शुरुआत कब हुई है? 1981 में हुई है। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई? 1981 में। ऑस्ट्रेलिया में प्रत्येक 2 वर्षों पे यह अभ्यास किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 आपका। पूछा जा रहा है हाल ही में किस भारतीय राज्य के 11 पारंपरिक उत्पादों को GI टैग प्रदान किया गया है? विच इंडियन स्टेट हैज रिसेंटली रिसीव्ड GI टैग्स फॉर 11 ऑफ इट्स ट्रेडिशनल प्रोडक्ट इंक्लूडिंग खासवान छाऊ मार्क्स? बताइए हाल ही में किस भारतीय राज्य के 11 पारंपरिक उत्पादों को GI टैग प्रदान हुआ है? किस इंडियन स्टेट को? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड को। झारखंड राज्य के 11 अलग अलग पारंपरिक उत्पादों के भौगोलिक संकेतक GI टैग की बड़ी मंजूरी दी गई है, जिसमें प्रसिद्ध खाकसावा छाऊ मुखौटा भी शामिल है। बात करें इस राज्य की स्थानीय शिल्पकारों को और जनजातीय संस्कृति को वैश्विक पहचान दिलाने में मदद करेगा। ध्यान रखिए इस चीज़ को। झारखंड राज्य की गठन कब हुई है? तो 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर एक नया राज्य बना है। 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिए जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 नवंबर को किसके शौक में? बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती के तौर पर मनाया जाता है जनजातीय गौरव दिवस। झारखंड राज्य की गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ है। ये पहले बिहार में शामिल था, बिहार से अलग होकर ये नया राज्य बना है। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। पूछा जा रहा है हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में शीर्ष स्थान पाने वाले भारतीय संस्थान कौन से हैं? इन दी न्यूली रिलीज्ड QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 विच इज द टॉप रैंक्ड इंडियन इंस्टीट्यूट?
भारत का कौन सा इंस्टीट्यूट इसमें सबसे शीर्ष पे है, सबसे टॉप पे है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा IIT दिल्ली। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लंदन स्थित QS जारी वैश्विक रैंकिंग 2026 में IIT दिल्ली 5 स्थानों के सुधार के साथ वैश्विक स्तर पर 118वां रैंक स्थान पहुंच गया है और भारत में शीर्ष पर है। ध्यान रखिए इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, पूछा जा रहा है पंजाब पुलिस ने राज्य में गैंगस्टर नेटवर्क और संगठित अपराध को खत्म करने के लिए हाल ही में कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? बताइए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है पंजाब पुलिस के द्वारा? तो इसका है ऑपरेशन प्रहार। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन प्रहार पंजाब पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस लिए? गैंगस्टर नेटवर्क को, संगठित अपराध को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य है। पंजाब को पूरी तरह से गैंगस्टर मुक्त और नशा मुक्त बनाने के लिए उद्देश्य से पंजाब पुलिस विभाग द्वारा राज्यव्यापी ऑपरेशन प्रहार की शुरुआत की गई है। इसके तहत अंतर्राज्यीय सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ी जाएगी और संदिग्ध ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जाएगी। ध्यान रखें इस चीज़ को। यदि बात करूँ आपकी पंजाब की, तो पंजाब की राजधानी आपकी चंडीगढ़ है। ध्यान रखिए पंजाब की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़ है, जो एक केंद्र शासित प्रदेश भी है और यह पड़ोसी राज्य हरियाणा की भी संयुक्त राजधानी के रूप में कार्य करती है। कौन? आपका चंडीगढ़। ध्यान रखिए इस चीज़ को। हरियाणा और पंजाब, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चंडीगढ़ जो है आपका हरियाणा और पंजाब दोनों का क्या है? दोनों की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय नौसेना ने किस हथियार प्रणाली को विकसित करने के लिए टर्बो इमेजिंग, ठीक है, टर्बो इमेजिंग को आधारित तौर पर अदिति 3.0 अनुबंधन सौंपा है? द इंडियन नेवी ऑफिशियली अवॉर्डेड द अदिति 3.0 कॉन्ट्रैक्ट टू टर्बो इमेजिंग फॉर डेवलपिंग विच वेपन सिस्टम? किस भारतीय नौसेना ने किस हथियार प्रणाली को विकसित करने के लिए टर्बो इमेजिंग को आधिकारिक तौर पर अदिति 3.0 अनुबंधन सौंपा है? बताइए। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाई पावर माइक्रोवेव सिस्टम को बनाने के लिए भारतीय नौसेना ने टर्बो इमेजिंग को आधिकारिक तौर पर अदिति 3.0 अनुबंधन सौंपा है। बात करें इसकी, भारतीय नौसेना ने रक्षा विचार को बढ़ावा देने के लिए अदिति 3.0 कार्यक्रम के तहत उन्नत हाई पावर माइक्रोवेव प्रणाली के निर्माण का जिम्मा बेंगलुरु की टर्बो इमेजिंग कंपनी को दिया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? यह तकनीक दुश्मनों के ड्रोनों और इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों को बिना कोई भौतिक धमाका किए निश्चित कर सकती है, मतलब विश्वस्त कर सकती है, मार के गिरा सकती है। बात करें यदि आपकी अदिति की, तो ये क्या है? एक्टिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेशन टेक्नोलॉजी विद आईडेक्स रक्षा मंत्रालय की एक प्रमुख योजना है जो युवाओं को स्टार्टअप और उन्नत सैन्य तकनीकें विकसित करने के लिए 25 करोड़ तक का अनुदान देती है। ध्यान रखिए इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 13 आपका, पूछा जा रहा है भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने किस राज्य में म्यूसिका काली नामक मोथ की एक नई प्रजाति खोजी है? ठीक है, मिसुमिका काली नामक एक नई प्रजाति खोजी है भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने किस राज्य में इस चीज़ की खोज की है? बताइए किस राज्य में? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक में। कर्नाटक के पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट्स के जंगलों में मिसुमिका काली नामक एक बेहद दुर्लभ मोथ की खोज की है। इस विशिष्ट जीनस में लगभग 30 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद भारत में कोई नई प्रजाति की खोज की गई है। ध्यान रखिए इस चीज़ को। भारतीय प्रणाली सर्वेक्षण ZSI की स्थापना कब हुई है? 1 जुलाई 1916 को इसकी स्थापना हुई। इसकी मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय आपका कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में स्थित है। यह पर्यावरण और वन मंत्रालय के अधीन काम करता है। कौन? आपका ZSI भारतीय प्रणाली सर्वेक्षण। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, भारत में हाल ही में पर्यावरण के अनुकूल स्मार्ट सीड कोटिंग तकनीक पेश की है। इसका उद्देश्य क्या है? हाल ही में जो भारत में अभी पर्यावरण के अनुकूल स्मार्ट सीड कोटिंग तकनीक पेश की गई है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ये पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉम्बैट क्लाइमेट स्ट्रेस एंड इनहेंस क्रॉप यील्ड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कृषि क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों जैसे सूखा, अत्यधिक गर्मी, पानी की कमी से फसलों को बचाने के लिए वैज्ञानिक द्वारा जैविक और पर्यावरण अनुकूल स्मार्ट सीड कोटिंग टेक्नोलॉजी को विकसित किया गया है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इस चीज़ को समझे आप। कृषि क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन जैसे कि आपका सूखा, अत्यधिक गर्मी और पानी की कमी से फसलों को बचाने के लिए इस चीज़ की शुरुआत की गई है। यह कोटिंग बीजों की शुरुआती अवस्था में आवश्यक पोषण तत्व और नमी बनाए रखने की मदद करती है, जिससे फसल की पैदावार बढ़ती है। ध्यान रखिए इस चीज़ को। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR भारत में कृषि शिक्षा और अनुसंधान के समन्वय
के लिए जिम्मेदार शीर्ष निकाय है, जिसकी स्थापना कब हुई है? इसकी अगर स्थापना की बात की जाए, इसकी स्थापना हुई है 16 जुलाई 1929 को इसकी स्थापना हुई है। और इसकी मुख्यालय कहाँ पे है? इसकी मुख्यालय आपकी न्यू दिल्ली में है। किसकी? ICAR का, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की। ध्यान रखिएगा, ये 2-3 पॉइंट ध्यान रखिएगा कि इसकी जो है स्थापना कहाँ हुई है, कब हुई है? तो 16 जुलाई 1929 को इसकी स्थापना हुई है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। इसका मुख्य काम क्या है? इसका मुख्य काम है जैसे कृषि के क्षेत्र में कोई भी नया चीज़ को लाना, ठीक है, ताकि जिसकी वजह से फसल जो है, फसल का उत्पाद ज़्यादा हो सके। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, जून 2026 में पुनर्जीवित की गई लंबे समय से लंबित कादिया व्यास रेलवे परियोजना का संबंध किस राज्य से है? द लॉन्ग डिलेड क्यूडेन बैस रेलवे प्रोजेक्ट विच वाज रिसेंटली रिवाइव्ड इन जून 2026 बिलोंग्स टू विच स्टेट? किस स्टेट से ये बिलोंग करता है, बताइए। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा पंजाब, ऑप्शन नंबर बी। रेल मंत्रालय ने पंजाब की बहुप्रतीक्षित और दशकों से अटकी पड़ी कादिया ब्यास रेलवे लाइन परियोजना के कार्य को तेजी से पूरा करने के लिए नए सिरे से बजट आवंटित और भूमि अधिग्रहण की मंजूरी दी गई है। इस लाइन माझा क्षेत्र के महत्वपूर्ण धार्मिक और व्यापारिक केंद्रों को आपस में जोड़ा जाएगा। बात करूँ यदि भारतीय रेलवे नेटवर्क आकार के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। भारत में पहली यात्री ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को मुंबई बौरी बंदर से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की दूरी पर चलाई गई थी। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहली बार भारत में ट्रेन कब चलाया गया था? 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से लेकर के ठाणे के बीच चलाई गई थी, जिसका की दूरी कितना था? 34 किलोमीटर था। कितना था? 34 किलोमीटर था। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, पूछा जा रहा है, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजिफिकेशन एंड ड्राउट इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन विच डेट? मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए विश्व दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? किस तारीख को मनाया जाता है, बताइए। इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 17 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड डे के तौर पे। ठीक है, मरुस्थल और सूखे से निपटने के लिए विश्व दिवस प्रतिवर्ष 17 जून को मनाया जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बात कर दी इसका मुख्य उद्देश्य भूमि संरक्षण को रोकने और लोगों को मरुस्थलीकरण के खतरों के प्रति जागरूक करना है। इसका वैश्विक सामान्य यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन द्वारा किया जाता है, जिसका गठन कब हुआ है? 1994 में हुआ है। किसका? UNCCD का गठन आपका कितने में हुआ है? 1994 में हुआ है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है आपके भूमि संरक्षण को रोकना और लोगों को मरुस्थल के खतरों के प्रति जागरूक करना। ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत भारत का लक्ष्य 2030 तक कितने ग्रीन हाइड्रोजन हब स्थापित करना है? अभी ऊपर हमने क्वेश्चन देखा था, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, एटलीस्ट 2। ठीक है, कम से कम 2। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में राज्यों की नीति और बुनियादी ढांचे को विकास पर चर्चा के दौरान सरकार 2030 तक देश में न्यूनतम 2 बड़े ग्रीन हाइड्रोजन हब विकसित करने की प्रतिबद्धता को दोहराया है। इन हब्स के विकास के लिए पारंपरिक तौर पर 100 करोड़ का वित्तीय सहायता प्रदान किया गया है। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन पानी इलेक्ट्रोलाइसिस के माध्यम से होता है, जिसमें नवीकरण ऊर्जा जैसे सौर या पवन ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, जिससे कार्बन और उत्सर्जन बिल्कुल शून्य हो जाता है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत भारत का लक्ष्य 2030 तक कितने ग्रीन हाइड्रोजन हब स्थापित करना है? एटलीस्ट 2। ठीक है, एटलीस्ट 2। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, पूछा जा रहा है, हालिया शैक्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत के EWS कोटे के कार्यान्वयन में किस कारण से बड़ा ढांचागत अंतर स्ट्रक्चरल गैप देखा गया है? बताइए। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डोमिनेंस ऑफ एफुलेंट अर्बन कैंडिडेट्स विथ इलाइट कोचिंग एक्सेस। भारत में उच्च शिक्षा और रोजगार पर आई एक स्वतंत्र समीक्षा रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि आर्थिक रूप से कमजोर मतलब EWS कोटे के लाभ अक्सर शहरों के उन उम्मीदवारों को मिल रहा है जिनकी पहुंच महंगी विशिष्ट कोचिंग तक है, जिससे ग्रामीण गरीब पीछे रह रहा है। रिपोर्ट की मांग की गई है EWS प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया और पात्रता मानदंडों को दोबारा समीक्षा की जाएगी। ध्यान रखिए इस चीज़ को। भारतीय संविधान 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से अनुच्छेद 15(6) और 16(6) जोड़कर आर्थिक रूप से कमजोर मतलब EWS के लिए सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया था। इसको ध्यान रखिए। कब?
भारतीय संविधान 103वें संविधान संशोधन के तहत, जो कि आपके 2019 में हुआ था, इसमें जो है EWS के लिए सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थाओं में 10% के आरक्षण को मंजूरी दी गई थी। ध्यान रखिए इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 19 है, पूछा जा रहा है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के वर्तमान केंद्रीय मंत्री कौन है, जिन्हें हाल ही में NCRPB की बैठक की अध्यक्षता की गई है। ठीक है, क्या पूछा रहा है क्वेश्चन में कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के वर्तमान केंद्रीय मंत्री कौन है। पता है इसके केंद्रीय मंत्री कौन है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनोहर लाल खट्टर। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की बैठक में दिल्ली NCR के आसपास आधुनिक सुविधाओं से लैस 4 नए शहर नमो सिटीज बसाने की योजना हरी झंडी दी गई है, जैसा कि हमने ऊपर में भी देखा। ध्यान रखिए इस चीज़ को। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वर्तमान में केंद्रीय मंत्री कैबिनेट मंत्री के रूप में आवास और शहरी मामलों मंत्रालय तथा ऊर्जा मंत्रालय का कार्यभार संभाल रखा है। क्वेश्चन नंबर 20 है, पूछा जा रहा है मोबासा घोषणा पत्र जो हाल ही में खबरों में था, मोबासा में हस्ताक्षरित किया गया था, मोबासा किस देश का एक तटीय शहर है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, मोबासा किस देश का एक तटीय शहर है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केन्या का एक तटीय शहर है। ध्यान रखिए इस चीज़ को। केन्या पूर्व अफ्रीका में स्थित, ठीक है, केन्या कहाँ पे स्थित है, तो ये आपका पूर्व अफ्रीका में स्थित एक प्रमुख देश है, जिसकी राजधानी क्या है, नायरोबी इसकी राजधानी है। नायरोबी में ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का वैश्विक मुख्यालय भी स्थित है, जिसकी स्थापना कब हुई है, जिसकी स्थापना 1972 में हुई है। ध्यान रखिए। ये थे आपके क्लास के आखिरी क्वेश्चन। होप करता हूँ कि ये क्लास आपको पसंद आया होगा। यदि क्लास पसंद आया हो तो प्लीज़ एक छोटा सा रिव्यू दे दीजिएगा कमेंट के तौर पर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद।